तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग का होने वाला आकांक्षा 40 के ऊपर, जिसमें मैं आप लोग का 2024 का क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैथ्स का। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मैथ्स में आने वाला है 2025 में भी। तो आप लोग को बिंदास इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है अच्छी तरीके से, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि आपको यदि कहीं कॉन्सेप्ट वीक है तो ये सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैं बता दूं कि मैं खुद आकांक्षा 40 का स्टूडेंट रह चुका हूं एंड 4 साल से ज़्यादा हो गया आप लोग को आकांक्षा 40 का तैयारी करवा रहा हूं। फिलहाल मैं अभी NIT पटना से इंजीनियरिंग कर रहा हूं और आप लोग के लिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी ही आप लोग का 2023 एंड 2022 का भी ले आऊँगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप लोग को 2019, 20, 21 का मिल जाएगा। आपको सिंपली मेरे चैनल पर आना है। प्लेलिस्ट पर आने के बाद यहाँ देखिए आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 के लिए एक मैं अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिसमें फिजिक्स का 6 साल का करवाया हूँ, केमिस्ट्री का 6 साल का, मेंटल एबिलिटी 2024 वाला करवा दिया हूँ, मेंटल एबिलिटी का और भी 100 क्वेश्चन करवाया हूँ, बायोलॉजी का 6 साल का करवा दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना सेट 1, ये एक्चुअल में सेट 1 जो 2019 का पेपर है। ठीक है, सेट 1 2019 का पेपर है और सेट 2 2020 का है एंड सेट 3 2021 का पेपर है। तो यहाँ से 3 साल का आप लोग कर लीजिएगा। यदि मुझे समय मिलता है, ये वीडियो मैंने एक्चुअली 2 साल पहले बनाया हुआ था, जिसमें देख सकते हैं 35,000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। तो यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं दोबारा आप लोगों को बना दूंगा 2019, 20, 21 का। और यदि समय नहीं मिलता है तो आप लोग इसको देखिए, अभी बिंदास आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं अभी 2024 का करवाने वाला हूँ, फिर अगले वीडियो पर 2023 का भी करवा दूंगा एंड 2022 का भी करवा दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए 81 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे करना है बताइए। यहाँ पर देखिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ ये 0.0085 है ना, तो ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, और यहाँ भी देखिए 0.0017 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ये दोनों तो एक्चुअल में ये हट ही जाएगा। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कीजिए, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो ये 17 से काट दीजिए तो 85 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, और देखिए एक एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, दोनों को हटा दीजिए और इस 9 बार में कट जाएगा ना। देखिए ये दिख रहा है, पूरा क्लियरली दिख रहा। तो ये 9 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। 21 को 9 से गुना कीजिएगा तो 189 आएगा, तो 9 बार में कट गया। अभी एक पॉइंट से एक पॉइंट ये हट गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 19 बचे 95 हो गया। अब यहाँ क्या बचा रूट अंडर में, एक तो 5 यहाँ से बचा और एक 5 हमारा यहाँ से बचा और ये 9 बचा। तो ये क्या होगा, 2 5 में एक 5 बाहर निकलेगा और 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 15 आ गया। तो 15 किस में, ऑप्शन 3 में। तो ये देख के ही आप आसानी से बना सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में देखिए क्या कहा जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है आपका 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 69। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फॉर्मूला पढ़े होंगे सर, कि ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फॉर्मूला सभी कोई भरे होंगे, जी बिल्कुल भरे हैं। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया 13, तो यहाँ 13 पुट कीजिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, और इसका स्क्वायर है ना, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए तो 169 हो गया। और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया 69, तो ये पूरे की जगह मैं 69 पुट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, इंटू 2 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये जो निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं, तो 2 टाइम्स एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बताइए 2x इक्वल टू क्या हो गया, 169 माइनस 69 तो 100 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 50 हो गया ना, x इक्वल टू 50, तो 50 किस में है, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल याद रखना था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वो फॉर्मूला लगाते तो आप बिंदास इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है 83 में, 83 में कहा जा रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है, संख्याएं क्या होगी। तो देखिए इसको भी बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, कि तीन संख्या को औसत दिया है, तो क्यों ना हम तीन संख्या को कुछ इस तरह मान सकते हैं, 3x पहला संख्या हो गया,
दूसरा संख्या 4x हो गया, तीसरा संख्या 7x हो गया। इसका रेशियो लेंगे तो वही आ जाएगा ना, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा 3:4:7 के रेशियो में आ जाएगा। इस टाइप का जब भी रेशियो रहेगा तो आप एक्स के टर्म में उसको कन्वर्ट कर दीजिए कि पहला संख्या हमारा 3x है, ये पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया, ये तीसरा संख्या हो गया। और बोला गया तीनों का गुणनफल इतना है, तो लीजिए तीनों का गुणनफल कर देते हैं, जो कि 18,144 है। ठीक है, तो ये गुणनफल कर दिए। अब सिंपल आपको कैलकुलेट करना है। अब 7 से काट दीजिए, इधर 7 से काटिए और इसको 7 से, मतलब 7 से डिवाइड करना है, 7 इधर चला जाएगा ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए, यदि नहीं समझ रहे तो मैं दूसरा स्टेप में बता दे रहा हूँ। एक्स 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 3x है तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, तीनों एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ 18,144 है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइडेड बाई चला जाएगा, ये 4 भी डिवाइडेड बाई में चला जाएगा, ये 7 भी डिवाइडेड बाई में चला जाएगा। ये सिंपल चीज हो गया। ठीक है, अब इसमें आप लोग कैंसिल आउट करना है। पहले 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 7 से कितना बार में कटेगा, ये 7 दूनी 14 हो गया, और ये 4 7 5 35, और यहाँ 6 7 9 63, 1 7 दूनी 14, ये आ गया। 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 से कितना बार में कटेगा, 6 चौक 24, 1 19, 4 चौक 16, 3 32, 8 चौक 32। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 216। हाँ, तो ये एक्स क्यू का वैल्यू हमारा हो गया 216। तो x इक्वल टू कितना हैश निकल जाएगा, बताइए, x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 216 किसका क्यूब रूट होगा, आपका 6 का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, यदि x इक्वल टू हमारा 6 आ गया तो पहली संख्या हमारा क्या है, 3x है, तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 18 होगा पहली संख्या। दूसरी संख्या 4x है, तो 4 इंटू 6 क्या होगा, 24 हो जाएगा दूसरी संख्या। और तीसरी संख्या हमारा 7x है, तो 7 गुना 6 हो जाएगा, जो कि 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 24 42 किस में, ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा, देखिए 18 24 42, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें भी कैलकुलेशन सिर्फ सिर्फ था, आपको कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन था नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2024 में। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बोला जा रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है, 8 दिन में। ठीक है, बताइए, यदि मैं आपसे पूछूंगा, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूंगा कि 5 पेन का जो दाम है वो 20 रुपए है, वो 20 रुपए है। ठीक है, एक 20 रुपए है, और मैं पूछूंगा कि बताइए 15 पेन का दाम क्या होगा, या फिर 15 की जगह मैं पूछ लूंगा कि बताइए 9 पेन का दाम कितना होगा, तो आप कैसे बनाते हैं, पहले एक पेन का दाम निकालते हैं ना। तो 5 पेन का दाम 20 रुपए है, तो एक पेन का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं, 20/5 करते हैं, मतलब इस 5 को इधर ले जाके डिवाइड करते हैं, तो हमारा एक पेन का दाम निकल जाता है, जो कि 4 रुपए निकल गया। जब 4 रुपए निकल गया तो ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 9 पेन का मूल्य निकल जाता है। सिंपल मैथमेटिक्स यही कहता है, आप ये बिल्कुल इसी तरह से आप पढ़े होंगे। तो बताइए, यदि ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी एक काम को ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 दिन में एक काम कर सकते हैं ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में एक काम करते हैं। ये यही हुआ ना कि एक काम करते हैं, या फिर इसको इस तरह से लिखिए, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/8 काम। वही जैसा मैंने बताया, वो जो पेन वाला बताया ना, मूल्य और पेन, तो उसी तरह है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं एक काम को, तो एक दिन में कितना, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम। ठीक है, ये मैं एक दिन का बता रहा हूँ, इधर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1/8 हो जाएगा। 8 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में 1/8 काम करेंगे। उसी तरह देखिए सेकंड लाइन में बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसको 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, ये एक दिन में हमारा कितना काम करेंगे, बी और सी मिलकर एक दिन में वो 1/12 हो जाएगा काम। ठीक है, एक दिन में बी और सी 1/12 भाग करेंगे एक काम का। ठीक है, सी एम ए दोनों मिलकर इसे 15 दिन में, तो सी प्लस ए जो है दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, सी प्लस ए दोनों मिलकर एक दिन में हमारा 1/15 काम कर सकते हैं। समझ गए, यहां तक समझ गए ना। यहाँ मैंने सिंपल आपको समझाया कि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। एक लाइन समझ लीजिए, एक लाइन यदि समझ लेंगे तो बाकी नीचे वाला आराम से समझ लीजिएगा। ए और बी दोनों एक
काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 1/8 काम। तो बाकी नीचे भी आप समझ गए होंगे। ठीक है। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ये पूछा जा रहा है सवाल में। तो अब इसको कैसे कीजिएगा? तो अब देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये मैं हाइलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये तीनों देखिए, ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या दिखेगा आपको बताइए? मैं दूसरे कलर से, हाँ, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो यदि तीनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो यहाँ 2 ए दिख रहा है, 2 बी दिख रहा है, तो 2 सी दिख रहा है। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, 2 × ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये तीनों को ऐड करने पर 2 × ए प्लस बी प्लस सी बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यदि ए प्लस बी एक दिन में 1/8 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 1/12 काम करता है। यहाँ लीजिए, काम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझने में आसानी हो। ठीक है, ये काम, ये काम है। ठीक है, तो ए और बी एक दिन में 1/8 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 1/12 काम करते हैं, सी और ए एक दिन में 1/15 काम करते हैं। तो बताइए, ये तीनों को ऐड किए तो 2 टाइम्स ए बी सी तीनों मिलकर 2 से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? एक दिन में यही तीनों को ऐड कर दीजिए तो उतना ही काम करेंगे, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, अब बताइए, इसको आप एलसीएम लीजिए, इसको एलसीएम लीजिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर में उसको एलसीएम लेके दिखा देता हूँ और वहां पे सिंपल में लिख दूंगा। ठीक है, इसको पहले रिमूव करते हैं। समझ रहे ना, समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से समझ मतलब बनना चाहिए। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ इसलिए, ताकि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकें। चलिए, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 120 एलसीएम आएगा। एंड ये हमारा 15 8 120 होता है, और ये 10 हो गया और ये 8 हो गया। तो 15 10 25 हो गया, 25 8 33 हो गया, 33/120। इसको कैंसिल आउट कीजिए 3 से, तो 11 बाई, ये कितना हो जाएगा, 11/40 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हमारा 11/40 निकल गया। ये हमारा कितना निकला, 11/40। अब बताइए, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी था ना, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में एक काम को कितना कर सकते हैं, कितना भाग कर सकते हैं एक काम का? वो हमारा ये टू, देखिए 2 टाइम्स था ना, तो 2 इधर डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 11/80 हो जाएगा। ठीक है, ये 11/80 हो गया। मतलब कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 11/80 काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सी अकेले एक दिन में कितना काम कर सकता है, वही पूछा जा रहा है ना। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे। यदि ए प्लस बी, मतलब ए और बी का एक दिन का काम तो पता है जी सर, बिल्कुल पता है। देखिए, ए और बी का एक दिन का काम 1/8 है, तो क्यों ना इसको हम घटा दें, ये सी का एक दिन का काम निकल जाएगा। ये यदि इसका एक दिन का काम घटा देंगे तो सी का एक दिन का काम निकल जाएगा ना। तो 11/80 में हम घटा देंगे ए और बी का एक दिन का काम, जो कि 1/8 है। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 10 हो गया, ये 80 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सर जी 1/80। मतलब क्या हुआ, सी एक दिन में, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, अब रिवर्स प्रोसेस में चलना है। सी एक दिन में कर सकता है कितना काम, वो कर सकता है 1/80 काम। ठीक है, 80 काम। तो एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 1/80 काम कर सकता है एक दिन में, एक दिन में 1/80 काम कर सकता है। तो एक काम कितना, एक काम, ये 1/80 काम करने में एक दिन लग रहा है, तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा, एक। और मैंने बताया था ये जब भी रहेगा तो इसको डिवाइड कर देना, तो 1/80, और ये 80 ऊपर चला जाएगा तो 80 दिन हो गया। ठीक है, समझ गए, तो 80 दिन लगेगा। तो सी को अकेला उस काम को करने में 80 दिन का समय लगेगा। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो 80 किस में दिख रहा है, 80 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 4 में। ठीक है, 80 डेज, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल आप देख लीजिए, ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं एक काम को, तो एक एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 1/8 काम कर सकते हैं। उसी तरह मैंने निकाला, बाकी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था वैसे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। यदि 12 तथा 42 का लॉस मतलब एलसीएम आप लोगों को 10m + 4 दिया हुआ, तो m का मान क्या होगा? आप एलसीएम निकालने जानते हैं, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। जी सर, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम हो गया। एलसीएम निकालना आप जानते हैं। ये 3 से कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सती 21, तो एलसीएम कितना हो गया, 7 दूनी 14 या 42 दूनी 84। तो ये एलसीएम हमारा हो गया 12 और 42 के 84 हो गया, 84 हो गया। और ये एलसीएम एक्चुअल में दिया हो 10m + 4।
10m प्लस 4 इक्वल टू 84 कर देंगे, क्योंकि यही तो एलसीएम है, 84 ही एलसीएम है और इधर बोला जा रहा है 10m प्लस 4 एलसीएम है। तो यहाँ से बताए 10m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 84 माइनस 4 कीजिएगा तो 80 हो गया, तो यहाँ से m का वैल्यू हो गया 80 डिवाइडेड बाई 10 कीजिएगा तो ये हमारा 8 हो गया, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। अल्फा बीटा बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शून्यक है, तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, क्या होता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बिल्कुल पढ़े होंगे, इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। पोलिनोमियल की बात किया जाए तो यहाँ 0 हटा दीजिए तो ये पोलिनोमियल बन गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसमें दो रूट होता है, एक अल्फा एक बीटा। आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। लेकिन अल्फा माइनस बीटा नहीं पढ़े होंगे, तो इसको तो सबसे पहले आप लोग कान खोल के सुन लीजिए और इसको जहां बैठाना है बैठा लीजिए, इसको याद करके रख लीजिए। जैसे ये दोनों को याद करके रखे ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो इसी तरह अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी बाई ए, रूट अंडर डी, और ए में रूट नहीं लगा है, डी में रूट लगा। डी जानते हैं ना, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। लेकिन आप बोलेंगे सर ये आया कैसे, ये तो समझ में ही नहीं आया। यदि आप बता देंगे ये कैसे आया तो बहुत मेहरबानी होगी। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आसानी समझ जाएगा। आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे निकालना अल्फा माइनस बीटा, और हमें पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। ये चीज नहीं पता है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे ये आया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। अब बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए पुट कर दीजिए। अब बताइए, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ बी स्क्वायर, एलसीएम लेना है, या फिर आप नहीं दिख पा रहे हैं तो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर, क्योंकि ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से ये बाई ए हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और डिवाइडेड में नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बताइए ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तो सर डी होता है, डी होता है, और यहाँ ए स्क्वायर, ये तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, डी बाई ए, यही आया ना, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट डी बाई ए। तो आपको इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए किया क्योंकि आप लोग समझ में आ सके कि आखिर कैसे आया रूट डी बाई ए, ठीक है। बाकी आपको सिंपल याद रखना है, रूट डी बाई ए होता है अल्फा माइनस बीटा, ये चीज याद रहेगा तो आपको इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से सकेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब सही सही बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पता होता है, अल्फा बीटा पता होता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है ये नहीं पता होता है, जिसके कारण से क्वेश्चन नहीं बन पाता। इस तरह टाइप का क्वेश्चन तो आपको फंसाएगा आगंजा 40 में, ठीक है। तो सिंपल अल्फा माइनस बीटा हमारा रूट डी बाई ए होता है। यहाँ तो पहले आप लोग समझ में आना चाहिए, इस इक्वेशन में ये जो आपका पोलिनोमियल है, बहुपद है, इसमें ए इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा ए होता है, और यहाँ बी इक्वल टू कितना है, -5 है, और सी इक्वल टू हमारा के है, ठीक है। समझ गए, यहाँ से मैंने लिखा है। अब अल्फा माइनस बीटा तो 1 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया है, और अभी मैंने बताया कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक उधर साइड ले जाइए, तो रूट डी इक्वल टू ए हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो डी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब बताइए डी इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो गया, मतलब डी का वैल्यू हमारा 1 निकल गया। अब डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 1 हो गया। बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, -5 है, -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो गया, -4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू के है, इक्वल टू 1 हो गया। तो ये 25 माइनस फोर के इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 25 माइनस फोर के इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 4 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या हो गया, कुछ गलत किया क्या बताइए। ये बी स्क्वायर हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, एंड 4ac -4ac, 4a का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू हमारा के है तो 4k, तो के का वैल्यू आ रहा 25/4, 25/4 तो ऑप्शन में नहीं है जी, 25/4 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलत किए होंगे। रूट डी इक्वल टू ए हो गया हमारा, ठीक है, डी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, डी इक्वल टू 1।
तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू वन हो गया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर बोले तो 25 हो गया, एन माइनस फोर ए सी फोर के, तो इतना तो ऑप्शन में है नहीं 86 वाला। 25 हम कहीं गलती किए होंगे क्या? मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। हमारा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन दिया हुआ है, तो मैंने अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन पुट कर दिया, और अल्फा माइनस बीटा मैंने बताया कि रूट डी बाई ए होता है, रूट अंडर डी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा रूट डी इक्वल टू ए हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब डी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ गलती की है ना, ये देखिए यहाँ गलती किया हुआ, यहाँ देखिए 25 माइनस फोर के इक्वल टू वन है ना ये, तो 25 - 4 के इक्वल टू वन है, तो ये हमारा गलती हुआ ना, यहाँ गलती हुआ है, ठीक है। 25 - 4 के इक्वल टू वन है, तो 4 के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 के का वैल्यू हो जाएगा 25 - 1 जो कि 24 होगा। अब यहाँ से के इक्वल टू 6 निकल जाएगा, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। सिली मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर मैंने वन देखा नहीं, यहाँ जीरो पुट कर दिया था, एक्चुअल में जीरो देख लिया था, 4 के इक्वल टू 25 करके लाने खोज रहा था, तो वो तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ वन है ना एक्चुअल में, तो वन है तो वन के साथ 25 में वन घटाना है तो 24 बचेगा, और फिर इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 86 में कहा जा रहा है, ये तो सिंपल 10th लेवल का है, बेसिक एकदम है, ठीक है। ये तो आप लोग को बचपन का दिन याद आ जाएगा, बचपन मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं समझ लीजिए, वो बचपन वाला क्वेश्चन है। a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो की जोड़ी जिनके अनंत रूप से बहुत हल है, तो क्या होगा। जिसका अनंत हल होता है तो उसमें आप लोग लगाते हैं ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग को एक ट्रिक भी बताऊंगा। यदि दो सदृश त्रिभुजों का परिमाप, सदृश मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल, देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, समरूप जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो दो सदृश त्रिभुजों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, तो प्रथम तथा दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले तो इसको मैं ट्रिक से बना देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है, इसका आपका पेरीमीटर दिया हो, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो पेरीमीटर पी आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ एबीसी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, इसको पी क्यू आर ले लेते हैं, दूसरा ट्रेंगल को पी क्यू आर का दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। तो मैं बता दे रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ एबीसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, ये एक्चुअल में होगा ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर, या फिर लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू, और ये आपका रेशियो दिया हुआ ना, ये तो ए बी सी और पी क्यू आर का रेशियो है, हो जाएगा हमारा 40/50, 40/50, ठीक है, एक जीरो कैंसिल, मतलब कि यहाँ से ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू निकल गया हमारा 4/5। ये होता है, अब कैसे होता है वो जानना है तो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, कि क्यों होता है। जो परिमाप का रेशियो है, दो त्रिभुज यदि सिमिलर है, समरूप है, सदृश है, तो दोनों के परिमाप का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, वही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, ठीक है। तो ए बी बाई पी क्यू कर दिया इसलिए मैंने, ठीक है, तो यहाँ से ए बी बाई पी क्यू का 4/5 हो गया। अब बोला जा रहा है त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप लोग पता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा यही ना, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो बताइए, यदि एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर का बात किया जाए, तो आप ये लिख सकते हैं ना, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है, ये लिख सकते हैं। तो ये 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ये 16/25 हो जाएगा। 16/25 किसमें, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसको अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हैं और बेटर तरीके से कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, फिर आप भूलेंगे नहीं जल्दी, ठीक है। तो ये कैसे, या फिर आप डायरेक्ट ये सिंपली याद रखिए, यदि मैं बताने लगूँ ना कि क्यों होता है वो चीज़, तो फिर लेंदी हो जाएगा। बता दूँ क्या, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में मान लीजिए दो त्रिभुज है, ठीक है, ये ए बी सी है, ये ए बी सी है, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
आप लोग ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल में लिखते हैं ना, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब इसको कोई कांस्टेंट के से ये कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू के टाइम्स पी क्यू हो गया, और बी सी इक्वल टू के टाइम्स क्यू आर हो गया, एंड ए सी इक्वल टू के टाइम्स पी आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको, अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होता है। पेरीमीटर मतलब परिमाप। अब ए बी इक्वल टू क्या है, के टाइम्स पी क्यू, ये पुट कर दीजिए और के यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, अब बताइए ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया ना। अब यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये रेशियो हमारा के हो गया, और के को हमने क्या माना है, ए बी बाई पी क्यू भी लिख सकते हैं, बी सी बाई क्यू आर भी, जो कि शुरुआत में मैंने लिखा था। तो यहाँ ए बी बाई पी क्यू लिख दिया, तो वही हो गया ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब दोनों का रेशियो क्या हो गया, उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो गया। तो वही मैंने सिंपल डायरेक्ट बना दिया था। ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग का डिटेल में समझा दिया। बाकी आप लोग को यही याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुज दिया होगा तो उनके परिमाप का जो रेशियो होगा, जो परिमाप का अनुपात होगा, वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगी, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगी। समझ रहे ना, ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए इसी टाइप में मतलब कि मैथ्स जो है मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि 6 साल का मैं करवाने लगूँ तो। ठीक है, तो उतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं कि एक साथ बैठकर 6 साल का रिकॉर्ड करूँ, इसलिए मैं एक एक साल का आप लोग करवा दे रहा हूँ। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मैं ऑलरेडी 6 साल का करवा चुका, आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर ट्रायंगल पीक्यूआर बनाया गया। ट्रायंगल पीक्यूआर तथा एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ कट गया एक्चुअल में, तो यहाँ 4 ऑप्शन नीचे देख सकते हैं। तो एक कहा जा रहा है एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, ठीक है, सॉरी एक ट्रायंगल एबीसी है, तो ये लीजिए एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, ए बी सी। अब इसका मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाया गया पीक्यूआर, देखिए कि मध्य भुजाओं को जोड़कर पीक्यूआर, पी और बीसी का मध्य बिंदु हमारा क्यू हो जाएगा, और एसी का मध्य बिंदु आर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर छोटा वाला इस ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल और ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह मिड पॉइंट से आप लोग का एक ट्रायंगल बनेगा ना, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरे ट्रायंगल मिड पॉइंट से बनेगा, तो याद रखिए कि यहाँ 4 भाग आपको दिख रहा होगा, 4 ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, चारों का क्षेत्रफल जो है ना वो इक्वल रहेगा। तो बताइए ये छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ एक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ एक है, और ये यहाँ पर एबीसी में कितना ट्रायंगल है, एबीसी में टोटल 4 ट्रायंगल है। एबीसी में ये ट्रायंगल भी आता है ना, एबीसी में 4 ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी में 4 ट्रायंगल है और पीक्यूआर में एक ट्रायंगल है, तो 1/1:4 हो जाएगा रेशियो। ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया मान लेते 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यदि ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया 1 है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसलिए 1:4 हो गया। आपको ये याद रखना है कि यदि मिड पॉइंट से कोई ट्रायंगल बन रहा है तो वो ये बाकी ट्रायंगल जो दिख रहा है छोटा छोटा उसी के एरिया के बराबर हो जाता है, ठीक है, और 1:4 हो जाता है बड़ा वाला ट्रायंगल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। कॉट थीटा दिया हुआ बी बाई ए, तो पूछा जा रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये जीरो नहीं है एक्चुअल में थीटा है, ठीक है, जीरो मत पुट कर लीजिएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप इसमें क्या कर लीजिए ना, आप इसमें साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई इसको कर दीजिए साइन थीटा से, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी डिवाइडेड बाय कर दीजिए साइन थीटा से। कोई अंतर पड़ेगा नहीं सर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही वाला रेशियो बचा ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दिया साइन थीटा से, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि अभी आप लोग को दिखेगा, क्या दिखेगा, देखिए देखिए ये आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए रहेगा, तो मतलब कि क्या हुआ कि ये दोनों से डिवाइडेड है, ए बाई ए प्लस बी बाई ए, इस तरह करेंगे ना, दोनों से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इतना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ साइन थीटा ये दोनों से डिवाइड होगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कीजिएगा तो क्या होगा,
कॉस बाई साइन आपका कॉट होता है ना, तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। और साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कीजिए तो 1 हो जाएगा। उसी तरह नीचे कीजिए, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, एंड साइन बाई साइन 1 हो जाएगा। और साइन यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस का साइन लिखा हुआ है। अब बताइए, अब बताइए कॉट थीटा दिया हुआ बी बाई ए, तो बी बाई ए पुट कीजिए, बी बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी बाई ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो बी प्लस ए बाई ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए बाई ए, ये ए कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कहा जा रहा है पहली 10 विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रथम n विषम पूर्णांकों का योग कितना होता है। जैसे मैं पूछ लूं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 विषम संख्या है ना, प्रथम n विषम संख्या 7 प्लस 9, इस तरह n विषम संख्या है। ठीक है, तो अब इसका योग कितना होता है, Sn कितना होता है, ये एक्चुअल में n स्क्वायर होता है, ये याद होना चाहिए। जैसे प्रथम n नेचुरल नंबर का आपको पता है ना, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन तक, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। उसी तरह प्रथम n यदि विषम पूर्णांकों का योग पूछा जाए तो आप n स्क्वायर याद रखिएगा। अब ये कैसे आया ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आप एपी पढ़े होंगे। यहाँ से बताइए, ये एपी बन रहा ना, ए इक्वल टू 1 हो गया, डी इक्वल टू हमारा 2 हो गया, तो एस एन क्या लिखते हैं, n बाई 2 डिवाइड इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए n बाई 2 हो गया, 2 ए की जगह 1 है तो 2 ही बचेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आपका 2 है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 कॉमन बाहर निकाल दिए 2 को, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये 2 और यहाँ से 2 बाहर निकाल लिए, ये 2 2 कैंसिल हो गया, n इंटू ये 1 1 कैंसिल हो गया है, तो n स्क्वायर बचा। तो वही मैं डायरेक्ट आप लोग को याद रखने का ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी n प्रथम n विषम पूर्णांकों का योग पूछा जाएगा तो आपको n स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, n स्क्वायर। अब देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोला जा रहा प्रथम 10 विषम पूर्णांक, तो 10 विषम पूर्णांक क्या होगा, प्रथम 10 विषम पूर्णांक आपका 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5, इस तरह 10 विषम पूर्णांक है। तो अब माध्य क्या होता है, माध्य बोलिए या औसत बोलिए या मीन बोलिए या एवरेज बोलिए, तो जितना संख्या यहाँ ऊपर में होता है उतना ही से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 10 विषम पूर्णांक है ना, इसलिए 10 से डिवाइड किया। अब बताइए 10 विषम पूर्णांक का योग कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर बोले थे, एन मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ है, 10 टर्म्स है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल, तो 10 बचा, 10 किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गया, इजी क्वेश्चन था, मैं बस एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन 92, किसी त्रिभुज एबीसी, ये लीजिए मैंने ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर दिया, ए बी सी, एबीसी में ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है, भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला दिया, तथा डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो भुजा बीसी की लंबाई क्या होगी। देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तो इसको आप प्रूव किए होंगे कि जो डी होता है वो बीसी का आधा होता है। यहाँ पर ये जो बीसी है वो डी का डबल होता है, या फिर डी जो है वो बीसी का आधा होता है। तो यदि डी 4 है तो ये 8 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, बस इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, यदि रेखा y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस 2 है और बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा ना कि ये बिंदु से गुजरती है, तो वो बिंदु इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है सर, सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हैं ना, ये एक्स पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स की जगह आप 3 पुट कीजिए और वाई की जगह 2 पुट कीजिए, एक्स की जगह 3 वाई की जगह 2 पुट कीजिएगा, तो ये एक्चुअल में ये लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। ठीक है, मतलब ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस 2, और ये कोई पॉइंट है 3,2, तो ये 3,2 पॉइंट इस लाइन में है ना, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए यहाँ पर सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवा देना है। मतलब एक्स की जगह 3 पुट करना, वाई की जगह 2, तो वाई की जगह 2 एंड एक्स की जगह 3। ठीक है, अब बताइए ये 4 हो गया, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 3p हो जाएगा। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या हो गया, 4/3, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन 2 जो होगा 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए।
क्वेश्चन नंबर 94। 94 भी इजी क्वेश्चन है। शून्यक -4 तथा 4 वाले बहुपदी है। बहुपद का इक्वेशन आप जानते होंगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब ये मूल है, शून्यक बोलिए मूल बोलिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है बहुपद का इक्वेशन। ये याद रख लीजिएगा, जिसको याद नहीं याद कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो गया -5 और ये बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -5 + 4, तो ये तो हो जाएगा -1, है ना। अल्फा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -20 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -20। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। 95 में देखिए क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला रिवीजन करना चाहता हूँ। देखिए आप ये पढ़े होंगे ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा होता है, जी सर बिल्कुल पता है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये दोनों भाई भाई है, मैंने बहुत सारे वीडियो में याद करवाया कि भाई भाई है। कॉट और टेन भाई भाई है, साइन कॉस भाई भाई है, सेक कॉसेक भाई भाई है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, दोनों भाई भाई है। या फिर ये भी पढ़े होंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं सर। तो ये बताइए, इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमारा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इतना यदि जानते हो तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये देखिए, जब भी आपको 90 का बन जाएगा ना, 90 डिग्री एंगल, जैसे यहाँ 5 डिग्री है और 85 डिग्री है, दोनों को मिला दीजिए, 90 बन रहा है ना, तो दोनों को एक साथ लिखना है। ये दोनों को हमारा एक साथ लिखना है। 25 और 65 मिला दीजिए, 90 बन जाएगा, ये दोनों को एक साथ लिखना है। कहने का मतलब ये है कि 1085 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूँ ना। 90 माइनस 5 भी तो 85 होता है। और अभी मैंने बताया 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो 10 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। थीटा यहाँ क्या, 5 डिग्री। तो एक्चुअल में ये जो 1085 डिग्री है, वो एक्चुअल में क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये 10 5 हो गया, ठीक है। ये 10 25 हो गया, ये 10 45 हो गया। एंड ये देखिए 10 85 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 10 5 डिग्री, क्योंकि 10 90 डिग्री माइनस थीटा कर सकता हूँ, नहीं सॉरी कॉट थीटा हो जाएगा ये ना। ये कॉट थीटा हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 5 डिग्री हो जाएगा। और ये 10 65 को क्या लिख सकता हूँ, 10 65 को लिख सकता हूँ 10 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। और 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 25 डिग्री। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉट 25 डिग्री। अब बताइए, अभी मैंने बताया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा सेम होना चाहिए, थीटा यहाँ पर सेम हो, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है। जैसे यहाँ 5 डिग्री है, 10 5 डिग्री, तो यहाँ कॉट 5 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर सर 1 बन जाएगा। एक मिनट, ये दोनों मिलकर, ये दोनों सब मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लीकेशन में, सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये दोनों मिलकर 1 बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। और ये दोनों मिलकर भी 1 बन जाएगा क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। और 10 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ओवरऑल, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लगातार बोल बोल के थक जाते हैं मैं भी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। खैर कोई नहीं, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक कीजिए फटाफट से, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल के लिए नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन समीकरण 2x प्लस 3y का हल नहीं है। आपका हल है ये भी पूछा जा सकता है, हल नहीं है यहाँ ये पूछा जा रहा। तो मैंने बताया कि जो सेटिस्फाई करेगा, x और y का वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा वो उसका हल है, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो उसका हल नहीं है। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट कीजिए। तो RHS तो हमारा 5 है, RHS 5 है तो LHS 5 होना चाहिए। तो x की जगह 1 पुट कीजिएगा तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये तो 5 बन रहा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये तो हल है। लेकिन पूछा जा रहा है जो हल नहीं है उसको जवाब देना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी पुट कीजिए। तो x इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। एंड y इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 9 माइनस 4, ये भी 5 हो जाएगा। तो ये भी हल है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये पुट कीजिए 4, 4 दूनी 8, और y इक्वल टू -1 पुट कीजिए तो ये भी हमारा 5 आ जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो 2 हो गया। एंड y इक्वल टू 7 पुट कीजिएगा तो 7 21 हो गया, तो ये 23 हो जा रहा। LHS में 23 हो रहा, RHS में 5 है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारा हल नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। सी का मान
सी का वह मान जिसके लिए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर मूल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बराबर मूल का कंडीशन क्या होता है? डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो होता है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए क्या निकालने बोल रहा है? तो सी का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी हो गया। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई फोर है। ये तो इजी क्वेश्चन था, बी स्क्वायर बाई फोर है। ऑप्शन टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। अगला क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन आ गया। इजी क्वेश्चन है। यहाँ एपी का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जहाँ ए इक्वल टू रूट टू है और डी इक्वल टू भी रूट टू होगा। कैसे रूट टू होगा सर? हमको तो नहीं दिख रहा रूट टू। आप पुट कीजिए ना रूट एट, ये डी वन, ये ए, आप कैसे डी निकालते हैं? डी निकालने जानते हैं ना, ये ए हो गया और ये हमारा ए वन हो गया, ये ए टू हो गया। तो ए टू माइनस ए वन कीजिए। तो ए टू माइनस ए वन कीजिएगा, रूट एट माइनस रूट टू कीजिए। तो रूट एट को क्या लिख सकते हैं? टू रूट टू माइनस रूट टू। तो ये हमारा डी हो गया ना, यही डी हो गया, टू रूट टू माइनस रूट टू, ये रूट टू हो जाएगा। तो डी यहाँ से हमारा रूट टू निकल गया है। ठीक है, डी हमारा रूट टू निकल गया। 10वां पद पूछा जा रहा है, 10वां पद आराम से निकाल सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, मैं सिंपल 10वां टर्म ही लिख देता हूँ। ए टेन को लिख सकते हैं ए प्लस नाइन डी। ए का वैल्यू पता है रूट टू प्लस नाइन और डी का वैल्यू रूट टू। तो क्या हो गया? रूट टू प्लस नाइन रूट टू क्या हो गया? टेन रूट टू। टेन रूट टू क्या लिख सकते हैं? टेन रूट टू को नहीं लिख सकते। देखिए यदि रूट अंडर 100 है तो इसको 10 लिख सकते हैं। तो 10 को मैं बोलूंगा कि रूट के अंदर कितना लिख सकते हैं? रूट 100 लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए 10 को लिख दिया रूट 100 इंटू रूट टू ऑलरेडी है, तो रूट रूट 100 इंटू रूट टू क्या हो जाएगा? रूट 100 200 हो जाएगा। 200 किस में है? ऑप्शन टू में है। तो ऑप्शन टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा ना दोस्तों? बताइए, इतना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया गया था 2024 में, तो स्टूडेंट ने भर भर के नंबर लाया था। ठीक है, हमारे सफलता बैच से स्टूडेंट ने भर भर के नंबर लाया था। पिछले बार सफलता बैच लाया हुआ था मैंने, इस बार नहीं लाया क्योंकि समय की कमी है। मेरे पास भी समय नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से बैच कहाँ से ला पाऊंगा यूट्यूब पे, इसलिए आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। जितना समय मिल पा रहा मैं यूट्यूब पे ही आप लोग का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। चलिए, ये तीन टर्म दिया हुआ है। एक ये हो गया के प्लस टू, दूसरा हो गया फोर के माइनस सिक्स, तीसरा हो गया थ्री के माइनस टू। किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी है तीनों, लगातार तीन पद है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए मैं शॉर्ट तरीका आप लोग बता दे रहा हूँ। जैसे बोला जाए तीन नंबर है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीन नंबर जो है एपी में है, तो आप लोग को पता है, आप लोग क्या पता है कि इसमें सार व अंतर यानी डी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है। जैसे आप लोग को टू फोर सिक्स ये एपी है ना, तो आप लोग कैसे निकालते हैं? डी कैसे निकालते हैं? या तो आप ए टू माइनस ए वन कीजिए, फोर माइनस टू कीजिए, या फिर ए थ्री माइनस ए टू कीजिए, या फिर ए थ्री माइनस, दोनों इक्वल होता है ना। दोनों आप इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए। ए टू मतलब ये मैं कहना चाह रहा ए टू माइनस ए वन इक्वल टू क्या होता है? ए थ्री माइनस ए टू होता है। बिल्कुल होता है सर, क्योंकि ये तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। कॉमन डिफरेंस आप किसी भी तरीके से निकालिए वो तो सेम ही रहेगा। उसी तरह मैं कहना चाह रहा हूँ ए बी सी मान लीजिए एपी है, तो मैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकता हूँ? ये दूसरा, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है ए टू माइनस ए वन, मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, ये हो जाएगा। और इसमें से यदि निकालेंगे तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ये दोनों तो कॉमन डिफरेंस का है ना, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने इक्वल किया है। अब बताइए बी को इधर ले जाए तो टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। ये बस याद रखना आप लोगों को। ये कैसे याद रखिएगा कि बीच वाला, जैसे बोला जाएगा तीन टर्म आपका एपी में है, तो जो बीच वाला है ना उसका डबल कीजिए, जो बीच वाला है उसका डबल कीजिए, और जो साइड वाला है उनको ऐड कीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जो बीच वाला का डबल है वो साइड वाले के एडिशन के इक्वल होता है। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, आप लोग याद रहेगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। दो बार बोलिए ना, पांच बार बोलिए, याद रह जाएगा। ए बी सी यदि एपी में है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हमेशा होगा। ए बी सी यदि एपी में है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हमेशा होगा। पांच बार बोलिए, याद हो जाएगा। तो बताइए ये पहला टर्म हो गया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। अभी बताइए टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। टू बी मतलब इस बीच वाला का डबल कीजिए। लीजिए सर, बीच वाला का डबल कर देते हैं। आप बोले करने के लिए तो हम लोग कर देते हैं। अब ये दोनों को साइड वाला को ऐड कर दीजिए। लीजिए सर, ये तो मैं ही कर रहा हूँ यार। आप लोग को भी करना है। आप लोग को वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद आप लोग को सॉल्यूशन देखना है। यदि आप सिर्फ देखते जाएंगे, ये मैथ्स है ठीक है, देखते जाएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब बताइए, आप तो ये आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, के का वैल्यू निकल जाएगा। अब बताइए इसमें क्या हो गया? 8 के माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा ये 4 के
एंड ये टू 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 कैंसिल हो गया, देखिए ना +2 है यार, -2 टू टू कैंसिल हो गया। अब बताइए 4k को इधर ले आइए, तो ये 4k इक्वल टू 12 को उधर ले जाइए, 12 हो गया। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या निकल गया, k इक्वल टू 3 निकल गया। k इक्वल टू 3 किस में, ऑप्शन 3 में है, तो 99 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। इतना देखिए कैलकुलेशन में ऐसा नहीं है कि मैं पूरा बच्चा वाला कैलकुलेशन आप लोग करके बताऊं कि यहाँ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, फिर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इतना आप लोग के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि आप आकांक्षा 40 का एग्जाम देने जा रहे हैं, 10th बोर्ड तो देने नहीं जा रहे हैं कि आपको इतना करके बताऊं, ठीक है। इतना करके बताऊंगा तो 1 घंटा का जो वीडियो होने वाला है वो 3 घंटा का, 2 घंटा का बन जाएगा। चलिए, दो समांतर श्रेणियों के बराबर सार्वत्रिक अंतर है। सार्वत्रिक अंतर बराबर होने का मतलब क्या है कि डी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। दो समांतर है मतलब दो समांतर श्रेणी मतलब दो एपी है, इनमें से किसी एक का पहला पद, तो बताइए एक एपी जो है, एक एपी क्या बनेगा, 3, पहला पद 3 है, तो दूसरा टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। कॉमन डिफरेंस मान लीजिए डी है, तो 3 + डी हो जाएगा, फिर 3 + 2 डी हो जाएगा। ये हमारा AP1 हो गया, ठीक है, AP1, ये डॉट 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 कर लीजिए और भी आगे टर्म हो जाएगा। और दूसरे का पहला पद 8 है, दूसरे एपी का पहला पद 8 है, लेकिन दोनों की क्या है, सार्वंतर सेम है, बराबर है, तो इसका यदि डी है तो इसका भी डी हो जाएगा, 8 + डी हो जाएगा दूसरा टर्म, 8 + 2 डी हो जाएगा तीसरा पद, तो इस तरह आपका AP2 हो गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, उनके दूसरे पदों का अंतर क्या होगा। दूसरे पद तो ये है सर जी, कौन सा है दूसरा पद, ये, इसका दूसरा पद ये है AP1 का, और AP2 का दूसरा पद ये है, तो दोनों को सिंपल क्या करना है, घटाना है। घटाने में तो आप लोग एक्सपर्ट है जी। 8 + डी माइनस करना है 3 + डी। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन था, बताइए, इतना इजी क्वेश्चन था। ये डी ने डी खत्म किया, 8 में 3 गया, 5 बचा, 5 किस में, ऑप्शन 4 में है। जी सर, बिल्कुल ऑप्शन 4 आ रहा है, हम लोग का भी, हम लोग भी ट्राई किए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 101 ट्राई किए हैं ना, ट्राई करना है आप लोग को। देखिए 3 बिंदु है और जो संरेखीय है, ये तो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि सर यदि 3 बिंदु संरेखीय है, मान लीजिए A B C, 3 बिंदु संरेखीय है, तो हम लोग लिखते हैं AB + BC = AC, या फिर क्या करते हैं, ये पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि ट्रायंगल बनाते हैं, कि 3 पॉइंट से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि संरेखीय एक ही पॉइंट पे तीनों बिंदु है, तो क्या ट्रायंगल के एरिया कुछ होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि एक ही लाइन पर तीनों बिंदु है, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अब जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। तो चलिए, मैं तो एरिया 0 करके आपको बता दे रहा हूँ, और एक तरीका बताऊंगा, पहले एरिया 0 करके हम लोग बता दे रहे हैं। तो आप सर एरिया का तो याद ही नहीं रहता, हम लोग एरिया कैसे याद रखते हैं, तो याद नहीं रहता है, तो अभी याद रहेगा। 1/2 पहले करना है, और यहाँ पे करना है x1, ठीक है, यहाँ खाली छोड़ना है, फिर प्लस करना है, यहाँ लिखेगा x2, फिर यहाँ खाली छोड़ना है, फिर प्लस करना है, यहाँ x3, यहाँ खाली छोड़ना है। हो जाएगा, याद हो गया, x1 x2 x3। अब क्या करना है, ये 1 है ना, तो यहाँ 2, ये याद रखना है, 1 2 3, 1 2 3 याद रखना है, बस 1 2 3 याद रखिएगा ना, बस याद हो गया आपका। ट्रेंगल का एरिया याद हो गया, ये होता है ट्रेंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। आपका ट्रेंगल का एरिया याद हो गया, कैसे याद हो गया सर, आप तो कुछ लिखे ही नहीं, अभी याद हो जाएगा। देखिए 1 2 3 हो गया, तो 1 2 3 मैंने बोला ना, तो 1 2 अब 3 आएगा, ठीक है। अब आ गया 2, 2 के बाद क्या है, देखिए 2 के बाद 3 है सर, तो यहाँ क्या लिखेगा, y3। अब बचा हुआ क्या है, y1 हो जाएगा ना, 2 के बाद 3 है, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, फिर 1। साइक्लिक रोटेट करना है, इस तरह रोटेट करना है आप लोग को, इस तरह घूमना है गोल गोल, ठीक है। देखिए 2 के बाद 3 है तो 3 लिख दिया। अब 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1 आएगा सर, तो लीजिए 1 आ गया। अब 3 आ गया, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, इधर नहीं जाना है, इधर डायरेक्शन में नहीं जाना है, इधर डायरेक्शन में जाना है। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा फिर, ठीक है, तो 1 आ गया y1। अब 1 के बाद क्या है, 2 है, तो लीजिए y2। याद हो गया, कुछ किया मैंने, 1 2 3, या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बहुत को इस तरह से याद रखते 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, जैसे याद रखना है। अब बस इसका क्या होगा, एरिया का एरिया इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ 0 पुट कर दे रहा हूँ, इसका एरिया जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। अब बताए x1 क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया ना, जो कि a यहाँ पर दिख रहा है, और y2 क्या हो जाएगा, y2 हमारा हो जाएगा सर जी, ये y2 हो जाएगा b, एंड y3 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस x2, x2 क्या हो जाएगा, x2 तो सर 0 है, तो क्या आगे लिखने की जरूरत है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में 0 हो जाएगा, ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये हटा देते हैं। अगला टर्म लिखते हैं x3, x3 क्या है सर जी, ये 1 है, ठीक है। y1 क्या है सर जी, y1 तो 0 है, एंड y2 क्या है सर जी,
y2 तो हमारा b है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 0 = क्या हो गया, 1/2। यहाँ से आप कर सकते a b-1 प्लस, ये प्लस नहीं होगा, ये एक्चुअली माइनस हो जाएगा, माइनस b। समझ गए हैं? 2 को इधर साइड ले जाइए तो वो 0 हो जाएगा। 0 = हो गया a, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ab माइनस, या फिर ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैं बताता हूँ, a × b-1 प्लस b, ये हो गया। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, a × b-1 प्लस b = 0 है, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है आपको, b को उधर साइड भेज दीजिए, b को उधर साइड भेज दीजिए, तो a b-1 = -b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्या हो जाएगा, b से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और a को उधर साइड भेज दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए कि b से डिवाइड कर दीजिए, a b-1 डिवाइडेड बाई -b = 1 हो जाएगा ना। जी सर, 1 हो जाएगा। और a को उधर साइड भेज दीजिए, तो a को उधर साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हटा दे रहे a को, a यहाँ 1/a बन जाएगा। अब बताइए, b बाई -b क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और -1 बाई -b क्या हो जाएगा, +1/b हो जाएगा, =1/a। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, 1 को उस साइड भेज दीजिए और 1/a को इस साइड भेज दीजिए। कुछ गलती हो रहा है क्या, 1/a 1/b माइनस 1/a तो 1 आ जाएगा ना। लग रहा है कुछ गलती की है हम लोग। ट्रायंगल के एरिया बिल्कुल सही लिखे हैं। x1 की जगह a है, b y2 हमारा हो जाएगा b, एंड y3 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और x3 हमारा हो जाएगा, x3 1 है, एंड y1 हमारा हो जाएगा, y1 b है। अच्छा, यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर गलती हुआ है, y1 हमारा हमारा ये नहीं नहीं सही है, ये y1 हमारा 0 सही तो था, y1 ये 0 हो गया, एंड y2 हमारा b हो गया। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, 1/2 a × b-1, एंड ये हो गया -b, एंड ये 0 = इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, a × b-1, एंड ये, अच्छा यहाँ गलती कर दी है ना, यहाँ -b था तो यहाँ हम अपने मन से +b क्यों लिख दिए, ये -b हो गया। ठीक है, ये पूरा रिमूव करते हैं और एंड फिर से आप लोग को दिखाते हैं। ये पहले मैं हटा देता हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ a × b-1 -b = 0 है, b को उधर साइड भेज दीजिए, b को उधर साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, b को उधर साइड भेजिएगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, a को उधर साइड भेज दीजिए, b को इधर साइड, मतलब b-1 = हो जाएगा 1/a। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो देखिए ना, a × b-1 डिवाइडेड बाई b = 1 हो जाएगा ना। अब ये a को हटाइए और इधर साइड भेज दीजिए तो 1/a हो गया। अब बताइए, 1 - 1/b = 1/a हो गया, तो यहाँ से 1/b को उधर भेज दीजिए तो ये क्या हो गया, 1/a प्लस 1/b = 1 निकल गया। तो 1 किस में है, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तब 102 वाला क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा। 102 में देखिए, आपका क्या है, वृत्त का क्वेश्चन है। वृत्त का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी बाह्य बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श स्पर्श रेखा है, स्पर्शिका लिखा हुआ है, स्पर्शिका की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा केंद्र से Q की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया यार। एक आपका वृत्त बना लेते हैं, लीजिए वृत्त बन गया। बोला जा रहा है कि बाह्य बिंदु है Q बाह्य बिंदु है, यहाँ से आप एक स्पर्श रेखा खींच दिए जो कि 24 सेंटीमीटर लंबाई है, और केंद्र हमारा मान लीजिए O है। ठीक है, केंद्र से Q की दूरी, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना दिया, 25 दिया हुआ है। आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये जाहिर सी बात है, ये कर्ण हो गया जो 25 है, वो हाइपोटेनियस हो गया, और 24 को लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा √ 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, तो √49 हो जाएगा, मतलब 7 हो गया। 7 किस में, ऑप्शन 1 में। तो 102 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 में देखिए, अल्फा बीटा गामा, ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका आपका क्या बोलते हैं, उसका पावर जो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। तो क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरह से है, मैं आप लोगों को पहले रिवीजन करवा देना चाह रहा हूँ।
ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरह देखने में लगता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें 3 रूट होगा, क्योंकि पावर 3 है तो 3 रूट होगा इसका, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। जैसे उसमें लिखते थे ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, उसी तरह इसमें लिखना, पहले एक एक करके जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। अब दो दो करके जोड़ना है, एक एक करके जोड़े, अब दो दो करके जोड़िए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाय ए। अब दो दो करके जोड़े, अब तीन तीन करके जोड़िए, अल्फा बीटा गामा, तीन में तो एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई ए। तो ये याद रखना है आप लोग को, ये आप लोग को याद रखना है। अब बताइए, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यक है, तो मेरे से पूछा जा रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अभी तो बताया, देखिए ये सेकंड वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सी बाई ए होता है। तो ये एक्चुअल में इसका आंसर हो जाएगा सी बाई ए। अब यहाँ से सी क्या होगा, सी देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सी होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -14 है, तो -14 हो गया सी है, और ये क्या वैल्यू क्या होगा, जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, एक्स क्यू के साथ जो है वो ए हो जाएगा जो 2 है, तो ये -7 निकल गया। -7 किसमें, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देख के ही बहुत स्टूडेंट डर गए होंगे। क्या डर गए हैं आप लोग? एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या सॉल्व हुआ? यदि नहीं हुआ तो देखिए कुछ नहीं है, 3 का पावर 13 माइनस 3 का पावर 10 है ना, इसमें आप 3 का पावर 10 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 3 का पावर 10 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 3 का पावर 3, एंड यहाँ क्या बचेगा -1। ये आप पता है ना, 3 का पावर a इंटू 3 का पावर b क्या होता है, 3 का पावर a प्लस b। ठीक है, ये तो आप पढ़े होंगे। तो देखिए ना, इसको ब्रैकेट यदि आप फिर से हटाएंगे तो 3 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा, जो कि 3 का पावर 13 हो जाएगा, और 3 का पावर 10 -1 क्या होगा, 3 का पावर 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं इस तरह से 3 का पावर 10 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ आप लोग देखिए, 3 का पावर 10 कॉमन ले लिया, ये क्या होगा, 3 का पावर 3 तो 27 होता है सर, 27, 27 में 1 घटेगा तो कितना होगा, 26 होगा। तो ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से लिखा गया, ये 26 हो गया। ठीक है, 3 का पावर ये 27 माइनस 1 26। अब बताइए ये किसके किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 10 है, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 26 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 का पावर 10 है, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, 13 से भी हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में क्या कहा जा रहा है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? चलिए पहले इस ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 105 वाला 106 वाला, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहता। ठीक है, कुछ ऐसे भी आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल गलत तरीके से आपको सॉल्यूशन देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, मैं इसका सही सॉल्यूशन आप लोग को देना चाहूंगा। परिमाप मतलब क्या होता है, बेसिक से एकदम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। परिमाप क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, तो परिमाप क्या होता है कि ये कितना घेर रहा है। ठीक है, ये मतलब कितना लेंथ से बना हुआ है, ये ट्रायंगल कितना लेंथ है। मान लीजिए एक हम लोग वायर से बनाए हुए, एक तार से बनाए हुए, तो इस वायर की लेंथ कितना, वही परिमाप होती है। जैसे आप एक सर्कल पढ़े होंगे, सर्कल का परिमाप क्या होता है, एक सर्कल को बनाने में कितना हमारा ये है, ये जो लंबाई है, मान लीजिए रस्सी से बना है, तो ये रस्सी की लंबाई कितनी है, वही परिमाप होता है। परि मतलब क्या होता है, परि मतलब होता है चारों तरफ, और माप क्या होता है, मतलब चारों तरफ की माप। तो चारों तरफ की माप मेजरमेंट आपको लेना, वही परिमाप होता है। इतना समझिए। अब पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। त्रिज्यखंड का आपको परिमाप पूछा जा रहा है, क्या आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो आप ये लगाते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही लगाए होंगे ना। अभी परिमाप पूछा जा रहा है तो ये फॉर्मूला लगाए होंगे। तो क्या सर ये गलत है? जी बिल्कुल गलत है, ये फॉर्मूला से सिर्फ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर, यही फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं। बिल्कुल आप वो फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे, आप त्रिज्यखंड का परिमाप नहीं पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई पूछा जाएगा ना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछा जाएगा, तो आपको लगाना है थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। चाप की लंबाई पूछेगा तब, लेकिन परिमाप पूछा जाएगा तब आपको इसमें ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा सर, ऐड ये करना होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर तो होता ही है, प्लस ऐड करना 2 आर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमेशा याद रखेगा। अब ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। मान लीजिए देखिए ये है, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ये त्रिज्यखंड है,
मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देना चाहूँगा। यही तो हमारा त्रिज्यखंड है, यही तो त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, एक्चुअल में रुकिए, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये तो त्रिज्यखंड है। आप लोग चाप की लंबाई पढ़े होंगे, चाप कौन सा है यहाँ पर सर? चाप तो हमारा ये ग्रीन कलर में आपको दिखा रहा हूँ, चाप ये है। चाप की लंबाई क्या पढ़े हैं? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, ये तो चाप की लंबाई हो गया। लेकिन क्या त्रिज्यखंड में ये ब्लू कलर वाला नहीं आ रहा? त्रिज्यखंड का भाग तो है ना ब्लू कलर वाला, ये ब्लू कलर वाला कौन ऐड करेगा? हाँ, ब्लू कलर वाला तो ऐड होगा। ये क्या होता है? रेडियस ही होता है, एक रेडियस दो रेडियस, तो इसलिए मैंने 2r ऐड किया हुआ। समझ गए ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल परिमाप पूछा जाएगा तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r लगाना है। यदि आपका चाप की लंबाई पूछा जाएगा तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लगाना है, ठीक है। समझिए बस, अब तो आसानी से बन जाएगा। थीटा यहाँ 60 डिग्री है, रेडियस हमारा 10.5 है, पुट कीजिए थीटा की जगह 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 पुट कीजिए, और रेडियस की जगह आप पुट कीजिए 10.5 प्लस 2r, तो 2 इंटू 10.5, ठीक है। देखिए ये 6 हो गया, और यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एक जीरो हटाइए तो ये 10 बन गया, और ये 7 से यदि कैंसिल आउट कीजिएगा, ये 7 से कैंसिल आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, और 3 7 बचे 35, ठीक है। ये 2 और ये 6 3 बचेगा, ये 3 से 5 बार में कैंसिल कीजिए, ठीक है। 5 ते 15 हो जाएगा, और तो हमारा ये 5 दूनी 10 हो गया। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 11 मतलब ये 11 हुआ, और यहाँ से क्या होगा? 10.5 इंटू 2, 10.5 का डबल क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 21। तो 11 प्लस 21 क्या हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। 32 किसमें? ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। बहुत कोई सिर्फ 11 टिक लगा देंगे क्योंकि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई करेंगे तो 11 आएगा, और 11 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए, इतना अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोग कोई बताएगा? बहुत कोई तो गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी उसी टाइप में है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश मतलब क्या होता है सर? वृत्त का चतुर्थांश मतलब यहाँ जो केंद्र केंद्र पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है एक्चुअल में, तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप बिल्कुल उसी तरह। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, तो थीटा हमारा 90 है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई इक्वल टू 22/7, रेडियस 7 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू रेडियस हमारा 7 है, 2r, ठीक है। तो बताइए ये हमारा 1010 1/4 इंटू 2 इंटू 22 बटा ये 7 7 कैंसिल हो गया, तो 7 7 कैंसिल हो गया। क्यों नहीं यहीं पे कैंसिल आउट करके मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए ये 4 बार में हो गया, ये 7 7 कैंसिल हो गया, ये 2 बार में ख़त्म, ये 11, तो ये तो 11 बना, प्लस ये हो गया 14, और 11 प्लस 14 कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, किसी घन का आयतन किसी गोलक के आयतन का अनुपात जो कि घन के अंदर ठीक ठीक बैठ जाएगा। मतलब क्या कहा जा रहा है सर? कहा जा रहा है ये कि ये हमारा एक घन है, घन है, ठीक है। घनाभ जैसा लग रहा है लेकिन घन समझ लीजिए आप। ये घन है जिसकी भुजा ए है, ठीक है, जिसकी एक भुजा ए है। घन का सभी भुजा इक्वल होता है। बोला जा रहा है इसमें एक हम लोग गोलक लगा दिए, एक गोलक इसके अंदर भर दिए जो कि फिट हो जा रहा, मतलब इस तरह से एक गोला जो है इसके अंदर रख दिए जो कि फिट हो जा रहा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? ये डायमीटर हो गया गोला का, तो गोला का डायमीटर जो है उसके ये घन के एक भुजा के इक्वल है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ए इक्वल टू 2r हो जाएगा, है कि नहीं? ये जो 2r है यही तो इसके लिए ए है ना। घन के लिए जो ए है, जो भुजा की लंबाई ए है, वो इसके रेडियस का डबल है। मतलब ये हमारा क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर है। डायमीटर है मतलब ए इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो अब क्या बोला जा रहा है? गोलक के आयतन का अनुपात, मतलब घन का आयतन तथा किसी गोलक का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है ए क्यू, और आयतन पूछा ये अनुपात पूछा था डिवाइडेड बाय गोलक का आयतन। गोला का गोला का आयतन आप लोग पढ़े होंगे। गोला का आयतन क्या पढ़े हैं? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से पहले देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3a क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। अब बताइए ए की जगह हम लोग 2r पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। 3 इंटू 2r का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। अब बताइए यहाँ से क्या होगा? 3 इंटू 2 का क्यूब 8 होगा, r का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब गया। अब बताइए यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 से काट दीजिए, ठीक है। मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये 2 से काट दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा हो गया 3 दूनी 6 और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचा नीचे, यहाँ पाई बचा, तो 6:पाई हो जाएगा। 6:पाई ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आसानी से इजी क्वेश्चन था। समझना ये था कि आप लोग का जो ए इक्वल टू होगा इस कंडीशन में 2r हो जाएगा, क्योंकि घन के अंदर रखा गया है गोला को। ठीक है, आगे चलते हैं। 108 दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 तथा उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अनुपात क्या है। पहले वृत्त का मान लेते हैं कि त्रिज्या R1 है। ठीक है, R1 है, और दूसरे का R2 है। पहले वृत्त की ऊंचाई H1 है, दूसरे की H2 है। तो बोला जा रहा है शंकुओं के आयतनों का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन आप लोग को पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहला क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो इसका आयतन का अनुपात दिया कितना 4:5, 4/5 दिया। ये 1/3 पाई तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ क्या दिया, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया और 2:3, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं ना R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इक्वल टू 4/5। और R1/R2 दिया हुआ कितना, R1/R2 आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ 2/3। तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी होल स्क्वायर मतलब 4/9 हो जाएगा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4/9 गुना H1/H2 इक्वल टू हो जाएगा 4/5। 4 से कैंसिल हो गया। यहाँ से H1/H2 क्या निकल गया, H1/H2 9/5 निकल गया। यही पूछा जा रहा है कि उनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का अनुपात क्या होगा 9/5। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन प्रायिकता क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक जार में 24 कंचे, टोटल कंचे 24 है, कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। यदि मतलब कुछ हरा और नीला ही है, ग्रीन और ब्लू ही है। यदि इस जार में ऐसी यादृच्छा है, मतलब अचानक से एक कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचा के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। मैं ग्रीन कलर के कंचा को G से डिनोट कर रहा हूँ और नीला कलर का B से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा कंचा होने की प्रायिकता कितना है, ये हमारा दिया 2/3। आपको पता होगा जैसे दो ही कंडीशन बन रहा है ना, जैसे एक सिक्का को उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड और प्लस टेल दोनों की प्रायिकता को ऐड करते हैं तो 1 के इक्वल आता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, दो ही जितना भी कंडीशन होता है सभी का प्रायिकता को ऐड कीजिएगा तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए प्रायिकता ऑफ जी हमारा 2 हो गया, तो ग्रीन कलर को निकालने की प्रायिकता 2/3 हो गया, तो ब्लू कलर को निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 1 होना चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3, तो ये हमारा 1/3 हो गया। अब पता है आपको प्रायिकता क्या होता है, ये 1/3 हो गया। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, जो कि पूछा जा रहा है कि जार में नीले कंचों की संख्या क्या होगी, मान लीजिए x है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड कुल परिणाम कितना 24 है, 24 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 24/3, एक्स इक्वल टू 24/3 मतलब 8। 8 किस में, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। 110 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 110 में कहा जा रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0 कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। वास्तविक मूल्य नहीं है मतलब डी लेस देन 0, और डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेस देन 0। अब यहाँ से बताइए बी क्या है, बी तो -4 है, -4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, -4, अरे ए क्या है 1 है, एंड सी क्या है, सी हमारा ए है, लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से बताइए 16 -4a लेस देन 0, तो यहाँ से हमारा 16 लेस देन 4a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं ना, 16 लेस देन 4a या 4a ग्रेटर देन 16, दोनों सेम ही चीज़ है ना। ग्रेट मतलब 4a जाता है 16 से, या 16 कम है 4a से, या 4a ग्रेटर देन 16, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं, एक्चुअल में यहाँ साइन वही रहेगा ग्रेटर देन। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 को 16 डिवाइडेड 4 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 4, ए ग्रेटर देन 4 किस में, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 देख लीजिए, ए ग्रेटर देन 4 है। चलिए और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। 111 की ओर चलते हैं। 111 में देखिए क्या कहा जा रहा है, जब x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6 है, तो y का मान पूछा जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xy, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6xy। ठीक है, 6xy। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो y खत्म, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8xy, यहाँ से x खत्म, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/8
8, 2/8 बोले तो 1/4, 1/4 किस में, ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 112, 112 थेल्स पर में है। थेल्स पर में क्या पढ़े, एडी बाई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, डी और बीसी पैरेलल है, तो थेल्स पर में के अकॉर्डिंग हम लोग एडी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ईसी करते हैं, ठीक है, तो वही करना है बस। एडी बाई डी बी क्या करेंगे, x+4 डिवाइडेड बाई x+3, ये तो कैलकुलेशन आपको करना है, 2x-1 डिवाइडेड बाई x+1, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x+4 इंटू x+1 इक्वल टू 2x-1 इंटू x+3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, x² प्लस यहाँ से 4x प्लस x 5x, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं अपने हिसाब से जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ। 2x² और यहाँ से होगा 6x माइनस एक्स प्लस 5x हो जाएगा, एंड यहाँ से -3, ठीक है। अब ये 5x तो कैंसिल आउट हो गया, ये x² उधर चला जाएगा तो x² और ये इक्वल टू 7, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा √7, √7 किस में, ऑप्शन 4 में, एक्चुअल में प्लस माइनस √7 होगा, तो √7 दिया हुआ तो √7 हम लोग टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 113, 113 देखिए क्या कहा जा रहा, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो बताइए यहाँ से साइन कॉस थीटा को उधर ले जाइए तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, अब डिवाइड कर दीजिए तो साइन बाई, लीजिए एक स्टेप लिख बढ़ा दे रहा हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, डिवाइड कर दिया, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, अब टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है, थीटा 45 डिग्री निकल गया तो अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2, और इसका पावर कितना करना है, 4 करना है, तो लीजिए 4 कर दिया, प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू वो भी 1/√2 होता है, एंड इसका भी पावर कितना करना है, 4 करना है, 1/√2 का पावर 4 कितना होगा, 1/√2 का पावर 2 तो पहले होता है कितना, 1/2 होता है, अब इसका भी पावर 2 कर दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, पावर 4 मतलब क्या होता है, 1/√2 का पावर 2 कीजिए फिर उसका पावर 2 कीजिए, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1/2 किस में, ऑप्शन 1 में, तो 113 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, इसमें कहा जाए माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध, आप लोग पता होगा 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ऑप्शन 2 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, इसमें कहा जा रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ 8 और 6, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा इक्वल होती है, तो कैसे निकालेंगे समचतुर्भुज, ये मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है, ये मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, अब इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा, ये विकर्ण भी दिखा दे रहा हूँ, ये एक विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया, अब देखिए विकर्ण हमेशा क्या होती है, समचतुर्भुज का विकर्ण हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और 90 डिग्री को प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये भुजा मान लीजिए 8 है ना, तो ये हमारा 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और बाकी इधर 4 होता है, ठीक है, इधर 6 है ये वाला, ये पूरा 6 है, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ABCD, तो विकर्ण AC जो है वो एक्चुअल में 6 है, और जो विकर्ण BD है वो 8 है, तो ये पॉइंट O है, तो OB हमारा 4 हो गया और OC हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, तो अब बताइए ये OC 3 हो गया, अब बताइए हमारा BC कितना हो जाएगा, ये तो हमारा भुजा हो जाएगा समचतुर्भुज का भुजा, तो BC इक्वल टू हो जाएगा ना अंडर रूट, क्योंकि ये क्या हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो एक्चुअल में कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो जाहिर सी बात 5 हो जाएगा, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5, 5 किस में, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 116, 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो देखिए 2 इंटू 10 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा, ये हमारा 2/3 हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3/2, तो ये हो गया √3 बार में कैंसिल हो गया, मतलब ये √3 बन गया, ठीक है, ये एक्चुअल में √3 बन गया, अब ऑप्शन में देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है बताइए, अच्छा √3/2 होना चाहिए ना, अ, ये साइन 60 दिया हुआ, टेन 60 दिया हुआ ना, तो 1060 हम लोग लगा सकते हैं, √3 क्योंकि 1060 का वैल्यू होता है,
तो 1060 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 116 का हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। इसमें कहा जाए लोहे का बेलना का छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के 4 गुनी है, मतलब H इक्वल टू 4R। वही बोला जाए ना, ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है, वो पिघलाया गया, मतलब एक बेलनाकार आपका रॉड है, ठीक है, इसको पिघलाकर छोटे छोटे गोला बनाया गया, ठीक है, गोलाकार ढाले गए गेंदों की संख्या कितनी होगी? तो क्या होगा, इसका आयतन डिवाइडेड बाय इसका आयतन कीजिएगा तो गोलों की संख्या निकल जाएगी। जैसे मैं ये बात कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए ये एक, ठीक है, ये एक रॉड है, बेलनाकार रॉड है, इसको दो तीन बराबर बराबर गोलों में ढाला गया, तो क्या होगा, इसका आयतन इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स इसका आयतन, 3 टाइम्स इसका आयतन, ठीक है, 3 टाइम्स इसका आयतन। मतलब क्या हुआ कि इसका आयतन डिवाइडेड बाय इसका आयतन डिवाइडेड बाय एक गोला का आयतन इक्वल टू नंबर ऑफ गोला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ गोला क्या होता है, बेलन का आयतन डिवाइडेड बाय एक गोला का आयतन इक्वल टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ गोला। तो वही करना है इसमें, इसका आयतन कीजिए और एक गोला का आयतन कीजिए, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो हमारा ढाले गए गेंदों की संख्या निकल जाएगी। चलिए बनाते हैं। तो बताइए बेलना का छड़ क्या आपका आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और हमारा क्या हो गया, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर से मतलब यहाँ एक आर बचेगा, ठीक है, और यहाँ से हमारा बच गया 3, ऊपर चलेगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 3H डिवाइडेड बाय हमारा 4R, 3H डिवाइडेड 4R, और H की जगह 4R पुट करना, 3 गुना 4R डिवाइडेड है 4R, 4R कैंसिल, मतलब 3 आंसर हो गया। 3 किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 118 के ओर चलते हैं। ए तथा बी त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त मतलब कि दोनों का मतलब इस तरह से, मैं ये एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, दोनों का केंद्र एक ही है, उसको बोला है संकेंद्र है, दोनों का एक ही केंद्र है, ए ग्रेटर देन बी। मतलब मान लीजिए इसका त्रिज्या ए है ये है, और इसका त्रिज्या बी है ये, ठीक है, बड़े वाला, ए ग्रेटर देन बी। अच्छा ए बड़ा है ना, तो ए हमारा ये हो जाएगा, ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो गया, ठीक है। सबसे बड़े वृत्त की जीवा, सबसे बड़े वृत्त की जीवा ये हो जाएगा, ठीक है, ये वृत्त की जीवा हो गया, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं, देखिए स्पर्श करता हुआ मैंने दिखा दिया। अब पता है कि ये स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, और ये जो छोटे वृत्त की त्रिज्या बी है, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब बताइए, ये इसको नाम देता है ए बी, तो बोला जा रहा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे बड़े वृत्त की जीवा निकालने बोल रहा है, मतलब ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ए बी इक्वल टू क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी में एक्स मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये ओ दे देता हूँ, ए ओ इक्वल टू मान लीजिए, ए ओ इक्वल टू एक्स मान लिया, तो ए बी क्या हो गया, दोनों एक ही बराबर होगा ना, ए ओ इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, तो 2x, तो ए बी का वैल्यू 2x हो जाएगा, मतलब एक्स निकाल लेंगे तो हमारा ए बी भी निकल जाएगा। तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है यहाँ रेडियस 90 डिग्री के सामने, इसलिए ये कर्ण हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, मतलब माइनस लंब का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स निकल गया तो 2x क्या हो जाएगा, जो कि ए बी होगा, यही हमारा जीवा हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो 118 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्या। चलिए बता ही देता हूँ, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा और जीरो है, ये कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट ये हुआ, दो बिंदु दिया हुआ है, बीच की दूरी है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोग बचपन से लगाने जानते होंगे, बचपन मतलब ये आपका बाएं हाथ का काम हो गया, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो ये x2 हो गया, ये एक्चुअल में x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो मतलब 0 माइनस इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। आप कीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो मतलब ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मेरा हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट ओपन किया, अब दूसरा ब्रैकेट,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कुछ कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा सर? यहाँ देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है और यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब ये दोनों को मैं दिखा रहा हूँ, ये और ये, इन दोनों में ए कॉमन है ना, ए स्क्वायर मतलब कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब किस में आपको दिखना है। अब देखिए बी स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों को बचा हुआ दोनों को लीजिए, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन 1 में नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 119 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, और ये बोनस क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था इसका सही होने का। के उस मान को निकाले जिसके लिए समीकरण निकाय इतना होगा। जब अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अद्वितीय हल के लिए आप क्या लिखते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही तो लिखते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू b1 क्या हो जाएगा, माइनस के, एंड b2 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ तो पहले -2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1/3 नॉट इक्वल टू k/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 नॉट इक्वल टू के, तो के का वैल्यू 2/3 नहीं होना चाहिए, के का वैल्यू 2/3 नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, कोई भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस में चला गया था, ठीक है। ठीक है, ये इसमें सबको मार्क्स मिलेगा। चलिए आई होप आप लोगों को 120 तक मैंने करवा दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल में आप लोगों को सॉल्यूशन दिया। आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं भी थक गया हूँ पूरा, 100 मतलब कि आप लोग क्या 40 क्वेश्चन बनाते बनाते, ठीक है। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, इतना ज़्यादा बोलना पड़ा मेरे को इसलिए, नहीं तो क्वेश्चन तो कितना भी सॉल्व कर लूँगा मैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।